हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। यदि आप केवल गणित की किताब पढ़कर ही ये सोचते हो कि आप 100 का स्कोर कर दोगे या 90 प्लस का स्कोर कर दोगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि केवल किताब में से ही सारे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और न ही आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो पाती है सिर्फ किताब से ही कि आप परीक्षा में आने वाले सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकें और उनको एक निश्चित समय में जो आपको दिया गया है उसमें आप कंप्लीट कर सकें। इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और इस प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छे जो सोर्स हैं वो है मॉडल्स पेपर सॉल्व करके देखना। तो कम से कम प्रत्येक स्टूडेंट को 10 से 15 मॉडल पेपर सॉल्व करके ज़रूर देखना चाहिए, ताकि वो परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाए या परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सके। और इसके अलावा वो ये भी देख सके कि आप परीक्षा में उस पेपर को जो आपको निश्चित समय दिया गया 3.25 घंटे का, उस दौरान आप उसको कंप्लीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने भी मॉडल पेपर की शुरुआत की है और इसमें जो भी बच्चा प्रैक्टिस करना चाहे तो उसकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो सकती है। तो आज हम लेकर आए मॉडल पेपर दूसरा, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इस मॉडल को प्रैक्टिस करने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो बाकी के प्रश्न होते हैं, जो वन लाइनर है और इसके अलावा बड़े प्रश्न हैं, ये प्रश्न तो आपको डेस्क वर्क में या फिर किसी मॉडल पेपर में आपको सॉल्व मिल जाएंगे क्योंकि उनकी आंसर शीट होती है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं इनके सॉल्व आपको नहीं मिलते हैं, बल्कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लगा दिया जाता है कि इसका ए है या इसका बी है या इसका सी है। तो बच्चा रट तो है नहीं सकता है, क्योंकि प्रश्न में यदि संख्या भी बदल दी जाए या फिर कोई दूसरा प्रश्न आ जाए तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का यदि प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं आज के मॉडल पेपर से। तो आज के मॉडल पेपर में आपने देख लिया होगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके इस मॉडल पेपर में है और हम इस मॉडल पेपर की शुरुआत करने जा रहे हैं। मॉडल पेपर नंबर 3, इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपको आज सॉल्व करवाए जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, ये प्रश्न आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहे होंगे। आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से प्रश्न है, कौन से नंबर का प्रश्न है जिसको सॉल्व करवाया जा रहा है। क्योंकि वीडियो देखने के बाद साथ साथ आपको प्रश्न की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए आप इस स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है जो सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 है। प्रश्न ध्यान से समझना, यदि a और 18 का एलसीएम 36 है तथा a और 18 का एचसीएफ, a और 18 का एचसीएफ 2 है, एलसीएम 36 है, एचसीएफ 2 है, तो आपको इस ए का मान ज्ञात करना है। देखिए, प्रश्न को देखकर आपको घबराना नहीं है और प्रश्न निश्चित तौर पर आपकी किताब से ही रिलेटेड है, लेकिन ऐसा आपको शायद किताब में नहीं मिलेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न थोड़े बनकर आते हैं। तो इसमें आप ये देखिए कि इसमें जो आपका एलसीएम है वो 36 दिया है, आपका एचसीएफ है वो 2 दिया है और आपको एक संख्या 18 दी है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो काफी सरल प्रश्न है और इसको आप अच्छे से जानते होंगे। इसका फॉर्मूला लगता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। आपकी पहली संख्या a है, दूसरी संख्या आपकी 18 है, एलसीएम आपका 36 है और एचसीएफ आपका 2 है। आपको सिर्फ a का मान निकालना है, तो 36 गुणा 2 बटा 18, तो 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, यानी कि आपका a का मान काफी आसानी से 4 प्राप्त हो गया है। तो जो आपसे a का मान प्राप्त करने के लिए कहा गया था वो हमने a का मान 4 प्राप्त कर लिया है। अब आप जो आपके पास में अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया था या जो प्रश्न है उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर राइट है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, इसका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट है। तो आपको प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करके देखना है ताकि परीक्षा में एक बेहतरीन तैयारी के साथ आप जाएं और आप प्रश्नों को काफी अच्छे से सॉल्व कर पाए। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो उसको बेहतरीन बनाने की कोशिश कीजिए और टारगेट कीजिए कि आप 100 में से 100 या 95 प्लस का स्कोर कर सकें।
देखिए अब दूसरा प्रश्न जो सिंपल सा पूछा है, 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, पहले आप ऑब्जेक्टिव सुन लीजिए और उसके बाद में हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है और तीसरा ऑब्जेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 इधर आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। इसमें आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। प्रश्न को ध्यान से सुन लेना, इसमें पूछा है द्विघात बहुपद नहीं है, तो इस चीज को आप अच्छे से जानते हो। द्विघात बहुपद का मतलब है या द्विघात समीकरण का मतलब है वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ ये द्विघात समीकरण है, ये भी एक द्विघात समीकरण है, ये भी एक द्विघात समीकरण है, लेकिन ये जो है वो एक द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ घात चर राशि की घात 3 है, तो ये एक त्रिघात समीकरण हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, एक त्रिघात समीकरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। अब फटाफट हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को, और तीसरे प्रश्न में आपसे कहा गया है, ये आपका तीसरा प्रश्न है, इसमें बोला है आपसे x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2। इसमें आपसे x और y के मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ऑब्जेक्टिव आप उसमें से देख लिया करें कि कौन सा आंसर आपका राइट है, आप भी साथ साथ सॉल्व किया करो। हम फटाफट ये इस पे 1 नंबर और 2 नंबर डाल देते हैं। ये 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म यानी प्रश्नावली नंबर 3 में से आए, जिसमें हमसे चर राशि के मान यानी x और y के मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। और उसमें 2 विधियां थी, आपको अच्छे से पता होगा, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, फिलहाल इसे विलोपन विधि से करते हैं क्योंकि विलोपन विधि से थोड़ा प्रश्न जल्दी होता है। तो 4 और 2 6, x और x 2x, x बराबर 6/2 यानी x का मान आपका 3 प्राप्त हो गया है। इस x के मान को आप समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं। हम समीकरण 1 में इसका मान रखते हैं, समीकरण 1 में मान रखते हैं, और आपका समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 4, x की जगह पर 3 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर 4 माइनस 3 यानी y बराबर 1, ये आपका प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, जिसमें x का मान 3 और y का मान 1 होगा, आप ऑब्जेक्टिव में मिलान कर सकते हैं कि इसका कौन सा आंसर है वो राइट आंसर होगा। आपको पता चल रहा होगा इसका ऑब्जेक्टिव ए जो है यानी फर्स्ट है उसका राइट आंसर है। फटाफट हम अगले प्रश्नों की भी शुरुआत करते हैं। 3 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम चौथे प्रश्न को लेते हैं। तब तक आप उस स्क्रीनशॉट में से देख लीजिए कि अगला प्रश्न क्या है और वो किस हिसाब से करना है, क्योंकि प्रश्न कराते समय आपके सामने प्रश्न होने ज्यादा जरूरी है, तभी आप उन प्रश्नों का ठीक ढंग से जवाब दे पाओगे। इसीलिए आज हमने स्क्रीन पर आपके लिए मॉडल पेपर के जो प्रश्न है वो भी लिख दिए हैं। देखिए फटाफट चौथा प्रश्न। इसका जो चौथा प्रश्न है उसमें एक फिगर बना हुआ है इस प्रकार से, और चित्र देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रश्नावली का प्रश्न है। यहाँ आपका डी, यहाँ ई, यहाँ दिया आपका एडी बटा डीबी। देखिए शर्तें आपको ये है डी समांतर बीसी। प्रश्न देखकर आपको पता चल गया है कि किस प्रश्नावली का है। ये फिलहाल प्रश्नावली 6 में से पूछा गया है। यहाँ डी समांतर बीसी है और एडी बटा डीबी इसका मान 3/2 और एई का मान 2.7 है। आपको ईसी का मान ज्ञात करना है। फटाफट इन मानों को आप इसमें रख दीजिए। एडी का मान 3, डीबी का मान 2, एई का मान 2.7 और ये मान आपको ज्ञात करना है। 6ठी प्रश्नावली में जो प्रमेय थी उसका नाम था आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, और उसमें बताया था कि यदि ये लाइन इस लाइन के समांतर है तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के अकॉर्डिंग हम इनको ये भुजा बटा ये भुजा बटा ये इस प्रकार से लिख देते हैं। तो फटाफट बिना देरी किए हम इनको रख देते हैं। एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, एई बटा ईसी। एडी बटा डीबी का मान आपका 3/2, एई का मान आपका 2.7 और ईसी का मान आपको ज्ञात करना है। ये प्रश्न में कहा है
अंश बटा हर बीच में बराबर होने की कंडीशन में हमेशा वज्र गुणा होता है, तो 3 का गुणा इसी के करने पर 3 इसी बराबर 2 into 2.7। आपको इसी का मान ज्ञात करना है, तो 2 into 2.7 बटा 3, यानी कि इसमें आपको 3 का भाग लगाना है, और 3 का भाग जब 2.7 में देंगे तो 3 नाम 27 यानी 0.9 का मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो 9 दूनी 18 यानी ईसी का जो मान है 1.8 प्राप्त होगा। और इसमें आपके 4 ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव 2.0, दूसरा ऑब्जेक्टिव 1.8, तीसरा 4.0 और चौथा ऑब्जेक्टिव इसका 2.7। तो आपने काफी आसानी से पता लगा लिया होगा कि इसी का मान ऑब्जेक्टिव 2 यानी बी राइट आंसर है। 5वां प्रश्न देखिए हम हर बार बताते हैं जब प्रश्नावली को पढ़ाते हैं उस समय कि कौन कौन से प्रश्न किस प्रश्नावली में से आते हैं और उनको किस तरह से आपको सॉल्व करना है। यदि आप इस चीज को अच्छे से समझ जाओगे तो निश्चित रूप से आपके 90 प्लस 95 प्लस या 100 का टारगेट आप आसानी से कर पाओगे। इसमें पूछा है एक्स अक्ष से दूरी बताइए, एक्स अक्ष से दूरी बताइए। यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है, लेकिन यदि आपसे पूछा है x अक्ष से दूरी बताइए तो आपको हमेशा y वाला मान बताना है। और एक चीज आपको अच्छे से बता देते हैं कि जैसे इसमें 4 ऑब्जेक्टिव है, a में 5 ऑब्जेक्टिव, b में है आपका 0, c में है आपका 4 और d में आपका दिया है 16। मान लीजिए हम एक इसमें एक्स्ट्रा और देते हैं क्योंकि हम कुछ समझाना चाहते हैं। देखिए इनमें से किसी जगह पर एक जगह डिलीट करके ये -4 दे दिया जाए आपको, तो आप इसमें हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। मैं इस d की जगह पर -4 दे देता हूं, हालांकि ये किताब में नहीं है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। आप मुझे पता है सीधा लिखोगे x अक्ष से दूरी यानी आप y का मान लिखोगे और आप सीधा आंसर इसमें टिक लगा दोगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। लेकिन ये गलती आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो दूरी है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी नहीं होकर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो दूरी है वो हमेशा धनात्मक गिनी जाती है। कभी आपने सुना है कि मेरे घर से उसके घर की दूरी -200 मीटर है या -200 सेंटीमीटर, ऐसा तो नहीं सुना है आपने, हमेशा प्लस में ही दूरी का मान सुना होगा। इसलिए दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव जो डी दिया है इसके साथ आप कंफ्यूज मत होना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब फटाफट अगले प्रश्न को देख लेते हैं और हमारा अगला प्रश्न है छठा, tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। छठा प्रश्न आपका है tan स्क्वायर 45 प्लस कोट स्क्वायर, tan 45 प्लस कोट 45 इसका मान ज्ञात करना है। 4 ऑब्जेक्टिव आपका 1 2 3 एंड 0, ये 4 ऑब्जेक्टिव आपके दिए हुए। तो आपको पता होगा tan 45 इसका मान 1/1 होता है, कोट 45 जो होता है इसका मान भी 1/1 यानी 1 + 1 = 2। तो इसका राइट आंसर आपका 2 होगा। tan 45 और कोट 45 का मान आप सारणी से देख सकते हो, और त्रिकोणमितीय प्रश्नावली की सारणी आपको रखनी नहीं है। हमने प्रश्नावली 9 के 4 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें आप पहला पार्ट देख लेना, आपको सारणी रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। आप एक बेहतरीन सारणी खुद समझ पाओगे और उसके हिसाब से आप परीक्षा में किसी भी प्रश्न को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए नवीन प्रश्नावली का जो पहला पार्ट है वीडियो वो आप जरूर देख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आपका 7वां दिया है, मैं उससे पहले इसको साफ कर देता हूं, इतने आप इनको नोट कर लीजिए या अगले प्रश्न को आप पढ़ लीजिए। देखिए आपका अगला प्रश्न है
7वां, इसमें कहा है आपसे किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यह क्या होगा? ये मीनार है, इसकी छाया, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। ये मीनार है, ये इसकी छाया है। आपको पता है यह 90 डिग्री बनेगा और यहाँ वो थीटा बनने वाला है जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव है, 90, 60, 45 एंड 30। थीटा के सामने की भुजा आपकी लंब होती है, ये आपका आधार है और ये आपको कर्ण है। जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि एक भवन है या मकान है उसकी छाया उसी के बराबर है, या एक पेड़ है उसकी छाया उसी के बराबर है, या एक खंबा है उसकी छाया उसी के बराबर है, या एक मीनार है उसकी छाया उसी के बराबर है, तो आपको बिना सॉल्व किए इसमें आंसर फटाफट 45 करेक्ट कर लेना है। यह आंसर आपका 101% राइट होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु की लंबाई और उसकी छाया यदि समान है तो हमेशा वहां थीटा 45 डिग्री आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको 45 डिग्री सॉल्व करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 7 हो गए, 8वां प्रश्न फटाफट करते हैं। वह रेखा जो व्रत को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये व्रत है और कोई रेखा है जो इसको 2 बिंदुओं पर टच कर रही है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये आपके प्रश्नावली 10 व्रत जिसमें आपको स्पर्श रेखाओं के बारे में समझाया गया है, उस प्रश्नावली में से पूछा हुआ प्रश्न है। ध्यान दीजिए, ये व्रत है और ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा व्रत के किसी एक ही बिंदु को स्पर्श करती है, लेकिन आपसे प्रश्न में कहा है 2 बिंदुओं को स्पर्श करती है। 2 बिंदुओं को स्पर्श करती है, इसका मतलब ये स्पर्श रेखा नहीं, ये छेदक रेखा कहलाएगी। कौन सी रेखा कहलाएगी? छेदक रेखा। यदि एक ही बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा पूछी जाए तो वो स्पर्श रेखा होगी। इसलिए प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ना कि आपसे स्पर्श रेखा का पूछा है या छेदक रेखा के बारे में पूछा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में छेदक रेखा और स्पर्श रेखा दोनों है। और आपका जो प्रश्न है उसमें पूछा था वह रेखा जो व्रत को 2 बिंदुओं पर काटती है। तो 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा नहीं कहलाती है। 8 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए। 9वां प्रश्न है, उसको देखते हैं। 9वां प्रश्न काफी कठिन प्रश्न है, क्योंकि बहुत से बच्चे 9वें प्रश्न को बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब 9वां प्रश्न किस प्रकार से आपको करना है उसके लिए आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि 9वां प्रश्न एक नॉर्मल स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। 9वां प्रश्न है, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है या वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपको प्रश्नों की सूची बताई है उसमें से आप 9वें प्रश्न को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। 9वें प्रश्न में है एक वृत्तखंड की त्रिज्या है, वो दी है 5 सेंटीमीटर और इस वृत्त के 9 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। मैं प्रश्न भी लिख देता हूं यदि आप शुरुआत वाले प्रश्नों को नहीं देख पा रहे हो तो। आपको प्रश्न और आंसर दोनों को नोट कर लेना है, ताकि यदि प्रश्न परीक्षा में आए तो उसे आप समझ कर सको। इसमें एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के 9 सेंटीमीटर लंबाई के चाप, इस वृत्त के 9 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव है, A 45, इसका ऑब्जेक्टिव बी 22.5, ऑप्शन सी 67.5 और ऑप्शन डी 2.25। ये सभी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में लगे हुए प्रश्न। देखिए प्रश्न पढ़ लीजिए। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई
1000 बच्चों में से 1 या 2 बच्चा ही इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। और यदि यही प्रश्न परीक्षा में आता है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर पाओगे? वहां आप ये सोच लेना आपका 1 नंबर खत्म है और जो आपका 100 का टारगेट है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और ये प्रश्न आपका नंबर 7 में ले जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, वृत्त की त्रिज्या आपको दी है 5 सेंटीमीटर, तो आर का जो मान है 5 है। इस वृत्त के 9 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा, देखिए चाप की लंबाई दी है आपको, चाप की लंबाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जैसे ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है आपके दिमाग में ये आता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। लेकिन आप ये बताइए, आपके पास में आर का मान तो है 5 सेंटीमीटर, आपके पास में थीटा का मान तो इस प्रश्न में ही नहीं दिया है। आपके पास त्रिज्या का मान है, आप पाई की जगह 22/7 रख सकते हो, आर की जगह 5 रख सकते हो, लेकिन इस थीटा की जगह आप क्या रखोगे? इसलिए सबसे पहले आपको इसको चाप की लंबाई सॉल्व करनी है और यहां से आपको थीटा का मान प्राप्त करना होगा। किस प्रकार से करेंगे सुनिए। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360 बराबर 9। यहां रखा हमने 2 गुणा 22/7, त्रिज्या आपकी 5 और थीटा हमें पता नहीं है, इसलिए थीटा की जगह थीटा गुणा 360, ये जो बट्टे में चल रहा है। जो चीज कट रही है वो काट दीजिए, जो नहीं कट रही है उसको छोड़ देते हैं। इधर आपका 9 चल रहा है, तो 5 एकम 5, 5 से इसको काट दिया, 5 7 35, 5 दूनी 10 72, 2 एकम 2, 19 है आपका 36, फिर 2 से काट दिया इसको 11 बार, इसको काट दिया 18 बार। इधर जो संख्या शेष बची है वो कौन सी है, उनको मैं यहां लिख देता हूं। यहां बची आपकी 11 गुणा थीटा बट्टा 7 गुणा 18, इधर आपका 9। सबसे पहले आपको थीटा का मान प्राप्त करना है, इसलिए इस थीटा का मान होगा थीटा बराबर 9 गुणा 7 गुणा 18 बटा 11। ये आपका थीटा का मान प्राप्त हुआ है। अब इस थीटा का मान जो है वो आपको इसमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल वाले सूत्र में रखना है। यदि थीटा यहाँ 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री होता तो निश्चित रूप से प्रश्न बहुत सरल होता, लेकिन इसमें थीटा नहीं दिया है और थीटा का जो मान है वो भी एक व्यवस्थित मान नहीं आया है। इसको आप सॉल्व करोगे तो निश्चित रूप से ये पॉइंट में इसका आंसर आने वाला है, क्योंकि 11 का भाग किसी में नहीं जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर किसमें आएगा? पॉइंट में आएगा। तो आपको भाग देने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ थीटा का मान यहां रख दीजिए। कैसे रखना है सुन देखते हो। इस पाई की जगह 22/7, त्रिज्या आपकी 5 गुणा 5 और थीटा का जो मान है उसको जैसा दिया है वैसा ही लिख दीजिए। 9 गुणा 7 गुणा 18 बटा 11 और ये आपका 360 चल रहा है। बस ये आपको मान रख देना है। 7 से 7 खत्म, 11 कम 11, 11 दूनी 22, इसको 18 से काट दिया, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आपके पास बचा है 9 गुणा 5 बट्टा 2, तो 9 गुणा 5 होता है 45 बट्टा 2, भाग लगाओगे तो 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। और काफी आसानी से हमने पता लगा लिया इसका कि 22.5 इसका आंसर होगा। तो इस प्रश्न को देखकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि क्या आप इस प्रश्न को कर पाते। इसीलिए कहता हूं खाली किताब के जो प्रश्न है उनको सॉल्व करने से कोई 100 का स्कोर नहीं कर पाएगा, उसके लिए मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करनी बेहद जरूरी है। और आपको इस चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको प्रत्येक मॉडल पेपर यहाँ सॉल्व करके दिखाया जाएगा। इसके साथ आपको अपनी किताब में से किसी भी प्रश्न में कोई परेशानी है, किसी भी ऑब्जेक्टिव में, चाहे बड़े प्रश्न में, आप उसे कमेंट बॉक्स में उसका फोटो डाल दीजिए। आपका प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में ही अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए आप मॉडल पेपर के साथ में जुड़े रहिए। और ये हमारा प्रश्न संख्या 9 कंप्लीट हो चुका है। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके। हम अगला प्रश्न जो है 10वां वो कराने वाले हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो स्टार्टिंग में लिस्ट डाली थी प्रश्नों की उसको देख लीजिए कि किस प्रकार से आपको और प्रश्न भी करने हैं।
इतनी देर में आप फटाफट प्रश्नों को पढ़ लिया करो और नोट कर लिया करो कि कौन सा प्रश्न है और कैसे करना है। यदि आप खुद सॉल्व कर पाते हो उसे तो ठीक है, और यदि नहीं कर पाते हो तो आप वीडियो को देख सकते हो। देखिए 10वां प्रश्न काफी सरल है, आपने पढ़ लिया होगा। 10वें प्रश्न में लिखा है वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी होती है। तो वृत्त की त्रिज्या से जो दोगुनी होती है वो व्यास होता है, ये आप सब जानते हो। अगला प्रश्न देखिए 11वां। इसमें आपसे कहा है ठोस गोले की त्रिज्या, सुनना ध्यान से, ठोस गोले की त्रिज्या आर दी है। इसका वक्र पृष्ठ किसका? ठोस गोले का वक्र पृष्ठ उसको एस दिया है, और ठोस गोले का आयतन यानी वॉल्यूम वी दिया है। उनके बीच में निम्न में से सही संबंध क्या है? इनमें संबंध पूछ लिया है। अब आप ईमानदारी से बताइए, क्या ये प्रश्न आपने कभी पढ़ा था? 3r बराबर vs, सेकेंड ऑप्शन इसका होगा 3rs बराबर v, इसका ऑप्शन नंबर सी है 3rv बराबर s, ऑप्शन नंबर डी 3v बराबर rs। इस प्रश्न को भी करीब 1000 या 10,000 बच्चों में से एक ही बच्चा सॉल्व कर पाएगा यदि उसने वास्तव में गणित को सिर्फ पढ़ा नहीं है, रटा नहीं है, समझा है, वो ही इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। बाकी बच्चे इस प्रश्न को छोड़कर आने वाले हैं या तुक्का लगाने वाले हैं। ये सॉल्व कैसे करना है समझिए। गोले की त्रिज्या आपको आर दी है, वक्र पृष्ठ से पहले ऐसे है, आयतन v है। फटाफट इनके सूत्र लिख देते हो। वक्र पृष्ठ का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले कंफ्यूजन ही आपको प्रश्न में यही कर दी उसने कि गोले का वक्र पृष्ठ। देखिए गोले का वक्र पृष्ठ नहीं होता है, गोले का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए शब्द दिया है। तो गोले का वक्र पृष्ठ कहिए या संपूर्ण पृष्ठ कहिए या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कीजिए, सभी का मान 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आयतन, गोले का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमें इनको देखिए ऑब्जेक्टिव में बराबर लगा रखें, इसका मतलब यह है कि आपको इन दोनों को बराबर दिखाना है। तो एक तरफ आप S ले लीजिए और एक तरफ आप V ले लीजिए। एक तरफ आपको S लेना है और एक तरफ V लेना है, यानी एक तरफ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देना है और एक तरफ आपको आयतन लिख देना है। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर और ये आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको इन चारों ऑब्जेक्टिव में से दिमाग लगाना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो देखिए आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, और इधर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का गुणा किया हुआ है। आपको इसे सॉल्व करने के लिए काफी दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आपसे ये प्रश्न हो पाएगा। उम्मीद है कम संभावनाएं होने की। तो देखिए आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो सीधा प्रश्न कीजिए या आप उल्टा प्रश्न शुरुआत कीजिए। जैसे 3v बराबर rs, आपको दोनों पक्षों को बराबर रखना है, तो इन ऑब्जेक्टिव को लेते जाओ और यहां से आपको पता चल जाएगा कि त्रिज्या का 3 गुना क्या क्षेत्रफल और आयतन के गुणा के बराबर होता है। आपको पता चल जाएगा कि गलत आंसर है ये। इसी प्रकार इनमें सभी में सूत्रों को रख दीजिए, जो आपका राइट आंसर होगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन को लेता हूं डी को, तो 3v, तो 3 गुणा v का मतलब आयतन, और आयतन आपका 4/3 पाई आर क्यूब।
और आर एस, आर यानी त्रिज्या, एस का मान है 4 पाई आर स्क्वायर। 3 से 3 खत्म, ये आपको बचा 4 पाई आर पे घात 3 यानी आर क्यूब, और ये हो गया आपका 4/4 पाई आर क्यूब। देखिए दोनों पक्ष मान रखते ही बराबर आ गया है। बस आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना था, इनमें संबंध पता करना था, वो संबंध कितनी आसानी से निकल गया है। और जो बच्चा वास्तव में क्रिएटिव माइंड का होगा वो इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएगा, वरना बाकी सब तुक्के लगाने में एक्सपर्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक, आपको पता है ये प्रश्न आपकी प्रायिकता वाली प्रश्नावली में पूछा है, और पासे में टोटल 6 अंक होते हैं, जो 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। इन 6 अंकों में आपसे ये कहा है 4 से बड़े अंक, तो देखिए 4 से बड़े जो अंक हैं वो होते हैं आपके 5 और 6, और कुल अंक होते हैं इसमें 6। तो आपको अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये अंक है 4 से बड़े। 4 से बड़े हुए आपके 5 और 6, यानी कि अंक कितने हो गए? 2 अंक हो चुके हैं। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम आपका कितना है? 2 है, और कुल परिणाम आपके 6 है, तो 2/6 यानी काटने के बाद 1/3। इस प्रश्न को तो सभी बच्चे सॉल्व कर देंगे, क्योंकि प्रायिकता वाली प्रश्नावली काफी सरल है। तो इस प्रकार आपके ये 12 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अभी हम 13वां प्रश्न लेते हैं। 13वां प्रश्न आपका दिया है संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है। 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1, ऑप्शन फर्स्ट प्राकृत संख्या। n क्या है? यहां प्राकृत संख्या है या सम संख्या है, या ऑप्शन नंबर इसका 3 यानी सी है विषम संख्या है, या ऑप्शन नंबर इसका डी पूर्णांक संख्या है। यह प्रश्न निश्चित रूप से आपको गलत करवा कर ही मानेगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो चुके हैं अब कि प्राकृत संख्या रखें या सम संख्या रखें या विषम संख्या रखें या पूर्णांक संख्या रखें। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव का है उन्हीं को माइंड में रखो, उस हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लो। संख्या लिखा है, संख्या n² - 1 8 से विभाजित होती है। n² - 1 8 से विभाजित का मतलब है बट्टे में 8 रखना है, और यहां n की जगह कुछ ऐसी संख्या रखनी है जो ऊपर सॉल्व होने के बाद में 8 का भाग उसमें पूरा पूरा चला जाता है। तो देखिए, यदि आप इस n की जगह 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 1 - 1/8 यानी 0/8, ये भाग ही नहीं गया है, तो आपको 1 नहीं लेना है। अब हम 2 लेते हैं इस जगह पर, n बराबर 2 लेते हैं। जैसे आप n की जगह 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर -1/8 यानी 2 का स्क्वायर 4 -1/8 यानी 3/8, या तो भाग ही नहीं गया है। n का मान आपको 2 लेना ही नहीं है। अब ना तो आपको n का मान 1 लेना है, ना आपको n का मान 2 लेना है। फिर क्या लेंगे? आप दोबारा ट्राई कीजिए। n बराबर 3, यहां 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर -1/8 यानी 3 का स्क्वायर 9 -1/8 यानी 8/8, भाग चला गया 1 बार। आपसे यही कहा गया था कि आपको ऐसी संख्या लेनी है जो पूरी तरह से क्या है? विभाज्य होती है। 1 लिया भाग नहीं गया, 2 लिया भाग नहीं लिया, 3 लेते ही भाग चला गया। अब आप देखिए कि 3 का अंक क्या है? 3 प्राकृत संख्या है, सही बात है। 3 सम संख्या है क्या? गलत। 3 पूर्णांक है क्या? सही बात है। 3 विषम है क्या? सही बात। लेकिन प्राकृत संख्या जो होती है ना, वो 1 भी तो होती है। 1 से तो लिया नहीं, 2 से भी नहीं लिया, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है आपका। पूर्णांक संख्या 1 भी तो थी, 2 भी तो थी, लेकिन उनसे भी भाग नहीं गया, तो ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या बचा? विषम संख्या। और 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या। आप इसको दोबारा से ट्राई करना चाहते हो तो 3 की जगह अगली विषम संख्या ले लीजिए, यानी 4 मत लीजिए, 5 लीजिए। देखिए
5 का स्क्वायर माइनस 1/8, 5 का स्क्वायर हुआ 25 माइनस 1/8, 25 में से गया 24/8, यानी 8 दिया 24। भाग गया या नहीं गया? गया ना। इसका मतलब यह है कि आपको इसकी जगह पर कैसी संख्या लेनी है? विषम संख्या लेनी है, और आपका जो राइट आंसर होगा वो विषम संख्या होगा, बाकी कोई भी संख्या इसके राइट आंसर नहीं होगी। देखिए, आप फटाफट अगला प्रश्न पढ़ लीजिए, इतने में इसको साफ कर देता हूं। प्रश्न इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि आप 15 में से 15 ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको काफी मॉडल प्रैक्टिस पेपरों की जरूरत पड़ेगी, और इनके आंसर आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में आंसर शीट में मिल जाएंगे, लेकिन इनको सॉल्व करने का जो तरीका है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इन प्रश्नों को कितने दिन पूछोगे अपने स्कूल में? इतने प्रश्नों को कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि किसी के पास इतना समय ही नहीं है। इसीलिए आपको मॉडल पेपर सिखाए जा रहे हैं, और इन मॉडल्स पेपर्स को कैसे सॉल्व किया जाए उसी की प्रैक्टिस कराने के लिए हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ही सेलेक्ट किया है। बाकी किसी भी चैनल पर आपको इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके नहीं दिखाया जाएगा। इसलिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न नंबर 14 है, इसमें कहा है 3x स्क्वायर माइनस या प्लस 4x माइनस 2। इसमें आपसे कहा है शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। देखिए, आपसे शून्यक नहीं पूछा, ओनली संख्या पूछिए। संख्या जैसी पूछी जाती है, आपको समीकरण देखना है चर राशि कौन सी है। इसमें चर राशि x है, और x की अधिकतम घात कितनी? यहाँ तो x की घात 1 है, और यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हुई? 2। बस, प्रश्न खत्म। अगला प्रश्न 15वां। तो समीकरण में जो चर राशि है उसकी अधिकतम जितनी घात होगी वही आपके शून्यक होंगे, वही आपके मान होंगे। इसका राइट आंसर हो गया सीधा 2। ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं 1 2 0, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर बी 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 15वां। 15 प्रश्न है x बटा माइनस 6 प्लस 10y बराबर 10। इसमें आपसे कहा है यदि x बराबर 12 है तो y का मान क्या होगा? x बराबर 12 है तो y का मान क्या प्राप्त होगा? तो बिना देरी किए फटाफट जहां आपको x नजर आ रहा है उसमें x की जगह 12 लिख दीजिए। 12 बट्टा माइनस 6 प्लस 10y बराबर 10। 6 का भाग 12 में देखिए माइनस 2 बार, 6 दूनी 12, माइनस का चिन्ह होने के कारण माइनस का। अब आपके सामने रैखिक समीकरण बन चुका है, इसका पक्षांतरण कर दीजिए। 10y बराबर 10, तो ये 2 उधर जाने के बाद प्लस का 2, 10y बराबर 12, y बराबर आपको 12 बट्टा 10, यानी y बराबर 2 × 12 बट्टा 5, यानी 6 बट्टा 5 आपको मान प्राप्त हुआ है। और ऑब्जेक्टिव में आप देख पा रहे होंगे इसका राइट आंसर 6 बट्टा 5, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। अब इसमें 3 प्रश्न और बाकी रह गए, इनको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, और इसी के साथ में ये अपना मॉडल पेपर प्रश्न नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको काफी अच्छे लगे होंगे, और इन प्रश्नों को सॉल्व करने का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए। और यदि आपसे प्रश्न नहीं होता है तो वो मॉडल पेपर जैसे ही आपके सामने आएगा आप उनके प्रश्नों. को सॉल्व कर पाओगे. बाकी जो बड़े प्रश्न हैं उनकी आंसर शीट आपके पास में है, आप उनको आसानी से कर पाओगे. इसमें दिया है आपका 15वां प्रश्न, नहीं 16वां प्रश्न है. ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी. दूसरा प्रश्न ये डी ई एफ. ए बी बटा डी ई और बी सी बटा एफ डी है. तो ये समरूप होंगे जब इनमें 3 शर्तें हैं बेटा. कोण बी बराबर कोण ई, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी और कोण ए बराबर कोण एफ. ये समरूप है ऐसा कहा है. आप प्रश्न को डायरेक्ट शुरू मत कर देना, आपको इनकी कंडीशन वास्तव में देखनी है कि जैसे ये लिखी है शर्तें उस हिसाब से क्या ये त्रिभुज बने हुए हैं. क्या त्रिभुज तो नॉर्मल ही है, निर्देशांक काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो देखिए
ए बी बटा डी ई, ये सही है, लेकिन बी सी बटा एफ डी, बी सी बटा ई एफ आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको निर्देशांकों की चेंज करने की जरूरत होगी। तो यहां आपको डी लिखना है और यहां आपको ई लिखना है। अब वापस आपको चेक करना है, ए बी बटा डी ई सही है, बी सी बटा डी एफ या एफ डी, अब ये सही जम चुका है। इसका मतलब है ये भुजा इसके समानुपात है, ये भुजा इसके समानुपात है, इसका मतलब सीधा सा ये कोण इसके बराबर होगा, यानी कोण बी बराबर कोण डी, आपका राइट आंसर होगा। जो भी आपको ऑप्शन में कोण बी बराबर कोण डी नजर आ रहा है वो राइट आंसर है, आपको पता चल गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बस। अब क्यों राइट आंसर है? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे समरूप हैं, कैसे है? समरूप है। और समरूप में इसमें नियम कौन सा लग रहा है? एस, इसकी भी एस, ये एस, ये वाली एस, और ये एंगल, तो नियम बन गया आपका एस ए एस, समरूपता नियम से ही ये दोनों समरूप हैं, इसलिए दोनों कोण ए और ये कोण ए और ये डी आपस में बराबर होंगे। तो काफी सरल प्रश्न है ये, तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करके देखना है। प्रश्न आपको घुमाने की काफी कोशिश करेगा। इसमें अब तक टोटल 5 प्रश्न ऐसे थे जो शायद ही आपने कभी पढ़े होंगे और आपके दिमाग में आए होंगे, और शायद आप उन प्रश्नों में अटके भी होंगे निश्चित तौर पर। फटाफट देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2√3 मीटर। देखिए ये खंबा है, इसकी ऊंचाई है 6 मीटर और ये इसकी छाया बनी हुई है 2√3 मीटर, और इस खंबे की ऊंचाई है 6 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई कितनी है? खंबे की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। और खंबे की छाया है, इसकी लंबाई आपकी कितनी है? 2√3 मीटर। आपसे इसका उन्नयन कोण पूछा है, यानी थीटा पूछा है। देखिए इन दोनों की तुलना करनी है आपको, बस थीटा के सामने लंब, ये आपका 90 के सामने कर्ण, और ये कौन सी चीज बची आपकी? आधार। तो लंब और आधार की तुलना करती हो। लंब और आधार किसमें आता है? tan थीटा में लंब बटा आधार। यदि आपको याद नहीं है तो देखिए लाल बटा कक्का, इसमें ये लंब बटा आधार होता है। तो tan थीटा बराबर लंब आपका 6, आधार आपका 2√3, 2 तिया 6 काट दिया तो 3/√3, और ये भी काट दिया तो ये आपका √3/1, यानी थीटा बराबर आपका 60 डिग्री प्राप्त हुआ। ये कटा कैसे? अगर आप ये सोच रहे हो तो देखिए बेटा, 3/√3, इसका मतलब ये होता है 3 को आप √3 गुणा √3 लिख सकते हो, बटे में √3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √3 से √3 खत्म, आपका आंसर आया √3/1। और सारणी में आपको पता है कि tan में किसका मान √3/1 होता है? तो tan में √3/1 या √3 जो मान है tan ठीक 60 डिग्री का होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 60 डिग्री। उम्मीद है काफी सरल प्रश्न है ये, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया तो आप इस तरह से समझ सकते हो, दोबारा से वीडियो पॉज करके प्ले कर सकते हो। अगला और लास्ट प्रश्न है आज का, 10, 5, 15, 3, 18, यानी 18वां प्रश्न है। इसमें कहा है एक पतंग भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। देखिए ये जमीन है, यहां से 30 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। प्रश्नों को आप शुरुआत में जो आपको मॉडल पेपर दिया है वहां से पढ़ लीजिए। एक पतंग भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर लंबी डोर की सहायता से उड़ रही है, और इसमें एक रस्सी बंधी हुई है। आपको पता है रस्सी इस तरह से टेढ़ी होती है, यानी कि धागा जो होता है उसका टेढ़ा होता है इस तरह से। तो ये 90 बन चुका है, ये कर्ण हो गया, ये आपका थीटा पूछेगा, और ये लंब हो गया आपका, और ये आधार हो गया। जो चीज दी है, जो ज्ञात करनी है, यानी जो दोनों वैल्यू दे रखी है उनके बीच में आपको हमेशा तुलना करनी है। अब डोरी की लंबाई है 60 मीटर, इनकी तुलना कर दीजिए। देखिए लंब और कर्ण किसमें आते हैं? यहाँ देख सकते हैं, लंब बटा कर्ण यानी sin थीटा। आपको लिखना है sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, sin थीटा बराबर लंब 30 और कर्ण आपका 60। तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, यानी कि sin थीटा में किसका मान 1/2 होता है?
साइन थीटा में किसका मान 1/2 होता है, तो लंब बटा कर्ण ये होता है आपका 1/2 30 में किसका मान होता है, ये 30 डिग्री का। तो आपका जो राइट आंसर वो है क्या है, 30 डिग्री। बस ये आपको पता लगाना। उम्मीद है काफी अच्छे से आपने प्रश्न को, आज की जो श्रृंखला है उसको समझा होगा। बाकी के जो प्रश्न हैं इसके मॉडल पेपर के, वो आपको जो आंसर शीट है उसमें मिल जाएंगे, लेकिन इन ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको आंसर शीट में नहीं मिल पाते और ये आपसे सॉल्व भी नहीं हो पाते, इसीलिए हमने इनको कराया है। मैं एक बार आपको पुनः याद दिलाना चाहूंगा, यदि आपका मन में टारगेट 95 प्लस है या 100 का टारगेट करने का विचार है, तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। नया चैनल बनाया गया है सिर्फ बच्चों को टॉपर से और टॉपर यानी कि अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस करने की दृष्टि से। आज का वीडियो इतना ही काफी है। चैनल पर पहली बार आए हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब का डिजर्व करते हैं। धन्यवाद।